हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे कि क्या आईबीएस को खुद समझा जा सकता है, खुद ठीक किया जा सकता है, बगैर दवाई के ठीक किया जा सकता है। ये बात बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन आजकल ये बात बहुत डिस्कस तो हो रही है कि आईबीएस क्या है, क्यों होता है, उसका क्या इलाज है। देखो, आईबीएस की जहाँ तक बात है, आईबीएस को आपको खुद भी समझना होगा, आपके फिजिशियन को भी समझना होगा, आपको अपने फूड को भी समझना होगा, आपको अपने एटीट्यूड, आपको अपने स्ट्रेस और आपका जो न्यूरोलॉजिकल इशू है या फिर आपको कोई डिप्रेशन टाइप ऑफ इशू है तो उसको भी आपको समझना होगा। क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि आईबीएस एक बीमारी है, तो आईबीएस एक बीमारी नहीं है। आईबीएस एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स है और ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि आईबीएस आपका पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन आपका जो दूसरा स्वास्थ्य है यानी दूसरे ऑर्गन्स हैं या दूसरे जो सिस्टम हैं उसकी भी फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। तो आईबीएस से यदि आपको बचना है, आईबीएस को यदि आपको मैनेज करना है, तो बुनियादी बेसिक बात सबसे पहले ये समझनी होगी आपको कि आईबीएस क्यों स्टार्ट होता है। देखो, यदि आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है, आपको लूज मोशन है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी आपको लूज मोशन आ जाते हैं, कभी आपको पेट में दर्द आता है, कभी आपको स्ट्रेन आ जाता है, अफारा आ जाता है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रभावित हो रही है, आपका वेट घट रहा है, आपका एपेटाइट जो है वो बदल गया है और आप बहुत स्ट्रेस में, चिंता में रहते हैं और लगातार यदि आप पेट की प्रॉब्लम्स के बारे में ही पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर आपको आईबीएस हो सकता है। लेकिन आईबीएस के साथ साथ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों स्टार्ट हुआ। देखो, कोई भी बीमारी या कोई भी तकलीफ़ या कोई भी प्रॉब्लम अपने रूट कॉज में ही सॉल्यूशन के साथ होती है। इसका मतलब ये है कि बीमारी का जो कारण है वही हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशंस या कुछ ना कुछ समाधान देता है। तो सबसे पहले आवश्यक ये है कि आप ये समझें कि आईबीएस आखिर स्टार्ट क्यों होता है। देखो, आईबीएस लगभग 20 से 25% तो जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक से मेरा मतलब है कि आपके मदर फादर या फिर आपके नाना नानी की साइड में किसी ना किसी का लास्ट 3 जनरेशन में आप देखेंगे तो बाउल यानी गट का जो बिहेवियर है वो किसी को बिलोंग कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेट का स्वास्थ्य है, जो पेट गट का जो रिएक्शन है, भूख प्यास लगना या स्टूल की फ्रीक्वेंसी या फिर आपके शरीर का डायामीटर, आपका फैटी लिवर का होना या मोटापा, ये चीज़ें आपके जेनेटिक काफ़ी हद तक होती हैं और लगभग 25% तक ये जेनेटिक कॉज इसके साथ जुड़ा हो सकता है। दूसरे लेवल पे आते हैं कि यदि आप बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं, एसिडिक फूड से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, आपके खाने में गरम मसाला, नमक, स्पाइसी, ऑयली और पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा है, तब भी आपको एसिडिक नेचर के कारण पीएच क्योंकि चेंज हो जाता है आपके गट का, आपको आईबीएस हो सकता है। नेक्स्ट है आपकी इंटरनल हेल्थ। इस इंटरनल हेल्थ से मेरा मतलब है कि आपके पेट का जो स्वास्थ्य है, जो आपका जीआई फ्लोरा है, जो आपके बैक्टीरिया हैं पेट के अंदर, जो आपका गट फ्लोरा है, उसके अंदर यदि बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहे, एसिडिक रहे और आपका एच पाइलोरिक रिपीटेडली पॉजिटिव रहे आपको, तो फिर आपको आईबीएस जैसी समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। पेट दर्द होता है, वजन घटता है, अच्छे से पेट साफ नहीं होता और भी फिर दूसरी चीज़ें इसके साथ जुड़ जाती हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ द अदर फैक्टर। कई बार आपने देखा होगा कि आपको ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा मतलब कोई एक्सीडेंटल चीज़ होती है, वो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वो इंसान का लॉस हो सकता है या रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बाद ना आपको एक स्ट्रेस आता है, आपको एक ट्रॉमा आता है, तो वो स्ट्रेस और ट्रॉमा भी आपकी गट हेल्थ को प्रभावित करता है। इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये है कि यदि आपको ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, ओसीडी है, तो जनरली सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बदलती क्या है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आप सोएंगे नहीं, स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर लिक्विड और फाइबर नहीं लेंगे, तो लेट एंड अर्ली आपका पीएच जो है गट का वो बदल जाता है और आप बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटिक हो जाते हैं। मतलब आपको गैस ज़्यादा बनती है, तेजाब ज़्यादा बनता है। अब
ओसीडी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम ऑब्सेस हो जाते हैं एक थॉट को, एक विचार को लेके, और हम फिर उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमें पेट का कोई इशू होता है तो हम पहले तो एक ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव एक मिथ के साथ, एक गलत थॉट के साथ मूव करते हैं कि डेली पेट साफ होना चाहिए, पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पेट साफ हो रहना चाहिए सबका, लेकिन सबका सुबह पेट साफ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबको डेली मोशन आए ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर इंसान का फूड अलग है, हर इंसान की फिजियोलॉजी अलग है। आपको इस पे वेरी करना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये हो गई है कि हम इतने ऑब्सेस हो गए सोशल मीडिया से चीज़ें देख के पढ़ के कि कई बार हम अननेसेसरी अपने स्टूल का कलर चेक करते हैं, फिर सोशल मीडिया गूगल पे हम उसको पढ़ते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस डेवलप करते हैं, अपने को बीमार मान लेते हैं और खुद ही हम अपनी डायग्नोसिस बना लेते हैं। बहुत सारे लोग स्टूल का कलर देखते हैं, बहुत सारे लोग उसका पैटर्न नोटिस करते हैं, बहुत सारे लोग ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि मॉर्निंग में ही स्टूल पास हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो आपने ऑब्सेस बना लिया अपने आप को, ये बहुत डेंजरस हैं और इनसे आपको बाहर निकलना होगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात ये है कि आप जो सोचते हैं, जो आप पढ़ते हैं और जो आप रिपीट करते हैं वही आप हो जाते हैं। यदि आपने 100 टाइम्स या डेली बेसिस कुछ समय तक ये पढ़ लिया कि आपको डिप्रेशन है, तो आप फिर मान लीजिए कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा। यदि आपने ये पढ़ लिया लगातार कि आपको पेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो लेट एंड अर्ली वो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। तो इससे बचना है हमें। एक रिपीटेड थॉट के साथ हमें नहीं जाना है, अपने को ऑब्सेस नहीं करना है और लगातार हमें अपने ब्रेन को ये फीड नहीं देना है कि हम बीमार हैं। क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन को ये फीड करते रहेंगे कि आप बीमार हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें उस बीमारी से जुड़ी हुई दिखाई देने लग जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब दो तरह के लोग हैं, एक जो सुप्रीम पावर में, गॉड में बिलीव रखते हैं, एक दूसरे की जो नहीं रखते। आपने जनरली देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा जो लोग रिलीजियस होते हैं या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मानने वाले जो लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, उनको कुछ एनलाइनमेंट हो रहा है, यानी उनको कुछ दिख रहा है, उनके साथ कुछ शक्ति जुड़ गई है। बट देखो रिसर्च तो ये है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ये एक उन्हें आभास होता है। आभास ये इसलिए होता है कि वो लगातार एक चमत्कार, कुछ दिखेगा, कुछ हो जाएगा, इसकी उम्मीद वो करके बैठे होते हैं। जब आप लगातार वो चीज़ सोच रहे हो तो वो एक इल्यूजन, एक ड्रीमिंग रिफ्लेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसको हम रियल मान लेते हैं। वही हमारे साथ बीमारी के केस में होता है। तो आप अपने ब्रेन को, जो आपने लिंक कर लिया है अपने गट से कि आपका पेट खराब है और आपने एक एंजाइटी डेवलप कर ली है, तो आपको अब क्या करना है कि आपने एक साइकोसोमेटिक कंडीशन डेवलप कर ली है। इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, बड़ी बीमारी का डर है, और ये चीज़ अब आपने कन्वर्ट कर ली है गट की प्रॉब्लम्स के। क्योंकि अब यदि आप ब्रेन के लेवल पे चीज़ों के साथ नॉर्मली कनेक्टेड नहीं है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है या कोई और रीज़न है, तो लेट एंड अर्ली देखेंगे कि आपके जो ब्रेन का और आपके गट का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन गड़बड़ा गया है। यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या जो आपकी वेगस नर्व है, जिसके कारण हम अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं गट से, गट के बदलाव को हम मैसेजिंग के थ्रू, ब्रेन के थ्रू समझते हैं, अब वो एक डीलिंक हो गया है, यानी कि डिस्टर्ब हो गया है। दो लोगों का रिश्ता, मतलब आपके गट और आपके ब्रेन का हिस्सा जो कनेक्शन है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की तरह है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान स्वस्थ रहे और दूसरा बीमार हो जाए। यदि एक बीमार है तो दूसरा भी बीमार लेट एंड अर्ली होगा, कम या ज़्यादा। तो यदि आप मेंटली स्ट्रेस में हैं, ट्रॉमा में हैं, फियर में हैं, एंजाइटी में हैं, फोबिया है, आपको ओसीडी है और आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, इंसोम्निया है, तो लेट एंड अर्ली आप देखेंगे कि आपका गट भी खराब हो जाएगा और गट के खराब होने के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। वो सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, और उससे क्या होता है कि आपके होल बॉडी में टिंगलिंग हो सकती है, थकान हो सकती है, फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी हो सकती है। तो ये सब बदलाव आपको दिखाई देंगे। और देखा ये जाता है कि कुछ लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से वेट घटता है, लेकिन वो उसको आईबीएस के कारण मान लेते हैं। तो ये जो लिंक है, इसको आपको डी लिंक करना होगा। इसको डी लिंक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से कुछ असेसमेंट ना करें, खुद से गूगल से पढ़ के आप अपने को बीमार ना मानें, खुद से कोई दवाई ना लें। कुछ चीज़ें हैं जिनको इमीडिएटली आप स्टॉप कर दें, कोई भी पेन किलर, कोई भी एंटीबायोटिक,
कोई भी भस्म, कोई भी पुड़िया, कोई भी किट, कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या मॉडर्न मेडिसिन वाली दवाई जो आप पेट को रेगुलेट करने के लिए, पेट को फिक्स करने के लिए ले रहे हैं, वो बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारा गट, पेट, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और ऐसा नहीं कर सकते कि यदि आपका गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो ऑयल के साथ साथ 10 और ऑयल उसमें डाल दें और वो ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। गाड़ी का इंजन खराब है तो उसकी क्लीनिंग, सफाई, उसके बाद जो गाड़ी है उसमें जितना अच्छा फ्यूल यानी जितना अच्छा पेट्रोल या डीजल आप डालेंगे और जितना आप उसके इंजन की केयर करेंगे उतना वो जल्दी से ठीक हो जाएगा और आपके साथ लॉन्ग टाइम तक वो आपका साथ देगा। लेकिन यदि आपने उसमें मल्टीपल ऑयल यानी कि जो बेसिक ऑयल उसको मिलना था उसकी जगह आपने और बहुत सारे ऑयल यदि उसके साथ डाल दिए, ऐड कर दिए, तो उसका इंजन दोबारा से ख़राब हो जाएगा। वैसा ही हम अपने पेट के साथ करते हैं कि पेट को आराम चाहिए, पेट को दवाई नहीं चाहिए, पेट को फाइबर चाहिए, पेट को सही फूड चाहिए, पेट को सही समय पे खाना चाहिए, पेट को पूरी नींद चाहिए और पेट को मतलब जो स्ट्रेस है वो नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करते रहते हैं, डरते रहते हैं और उसके साथ साथ उसमें फिर पेट के अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी डालते रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग कब्ज़ की दवाई लेते हैं जो कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कुछ लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए। इसमें अब क्या लेना है आपको, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो, फूड से फाइबर फूड की पहचान करिए। जो फूड आपको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, एलर्जी कर रहा है, ओवर ईटिंग मत करिए, वो बंद करिए और पर्सनलाइज अप्रोच के साथ जाइए। कुछ फूड ऐसे हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर करें, उनको आप बंद कर दीजिए, जैसे एग है, मटन है। कुछ लोगों को गेहूं से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को मिल्क से भी इंटॉलरेंस वाली बात होती है, तो वो आप बंद कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फाइबर, वेजिटेबल्स लाइक ओट्स, मल्टीग्रेन दलिया, पोहा, खिचड़ी, चपाती, चावल, दाल, ये सबके लिए हैं, ये सबको सूट करते हैं। कर्ड ऐड करिए आप। और यदि आपको फिर भी दिक्कत होती है तो अपने पेट की जो समस्याएं हैं उनको आप नेचुरल फाइबर से फिक्स करने की कोशिश करिए। इसबगोला ले सकते हैं, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स ले सकते हैं, प्लस आप एप्पल खाइए, पपैया खाइए और सैलड खाइए और चोकर आप लीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देखो, अभी तक IBS का कोई सटीक कारण नहीं मिला है मेडिकल साइंस को कि वो क्यों होता है, और अभी तक IBS का कोई परमानेंट कोई सॉल्यूशन मेडिकल साइंस में किसी भी थेरेपी में नहीं है। आप सिम्टम्स को मैनेज करिए, डाइट से, फूड से, फाइबर से, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करिए। आप वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, पूरी नींद लीजिए। और ये जो आपने ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, ट्रॉमा, स्ट्रेस, फियर, डिप्रेशन, फोबिया, इन सब से फिर आप बाहर निकलिए। एसिडिक फूड को बंद करिए, स्मोक यदि अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद करिए। तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपका जो पेट है वो नेचुरली हील करने लग गया है और आप ठीक हो गए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।